वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे अबाउट अ सिंपल गवर्नमेंट इनिशिएटिव या स्कीम जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम पीएम ऊषा के नाम से भी जानते हैं। तो इनिशियली अगर हम देखें तो पीएम ऊषा जो है इसका पुराना नाम क्या था? रूसा। ठीक है, दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो कि 2013 में यहाँ पे लॉन्च की गई थी। सिंस अब आप देखेंगे 2013 के बाद 2014 में द गवर्नमेंट शिफ्टेड, बट जो रूसा है वो कंटिन्यू करती रही अंटिल 2018 तक। इसको रूसा से ऊषा का पार्ट बना दिया गया। ठीक है, एंड 2020 में ये चीज़ को किया गया मद्देनजर रखते हुए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, जिसके तहत ये रूसा से ऊषा हो गई। एंड एक तरह से सरकार ने इसको क्यूमुलेटिवली हमारे जो सर्व शिक्षा अभियान है, या आप कह सकते हो कि उच्चतरीय शिक्षा का पार्ट इसको बना दिया गया, एजुकेशन पॉलिसी का इसको पार्ट बना दिया गया। तो सिंपल सी कहानी है, बाकी डिटेल्स थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मैंने आपको ये बता दिया, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में एक्चुअली ये है क्या। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में ना, मैं आपको पहले बताती हूँ कि सिंस मेरे को भी कन्फ्यूजन होती थी इसमें, तो अब सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम होती है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो सेंट्रली सेक्टर्ड जो स्कीम होती है, तो आप एक सिंपल सा आइडिया लगाओ कि एक सेक्टर जो है सरकार ने वो पूरा का पूरा ले लिया है, सेंट्रली सेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब चंडीगढ़ का लेते हैं, सेक्टर 28 फॉर एग्जांपल बिलोंग्स टू ए पर्सन, तो पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो ए पर्सन का हो गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जब हम बात करते हैं, यानी कि उसी सेक्टर 28 को ले लेते हैं कि वो किसी का यहाँ पे ओनरशिप नहीं है, बट डेवलपमेंट का काम जो है अब उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं हम, है ना। तो यानी कि उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। तो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम की जब हम बात करते हैं तो वो टोटली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसके अंदर टोटल पैसा, उसकी इंप्लीमेंटेशन सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वेराज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जब हम बात करते हैं, वहां पे जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बोलेगी हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे, पैसा भी रिलीज करेंगे, बट वो पैसा जो है वो अब रेशो पे डिवाइडेड रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स, डिपेंडिंग ऑन द यूटीज। ठीक है, तो अब वो रेशो डिवाइडेड रहता है। जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो 90% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% पैसा जो है वो अब स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है, बाकी नॉर्मल स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो इन दैट केस तो 50-50 बेसिस पे चलता है। या यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो उनके लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली जो सेक्टर्ड है वो ओवरऑल सेम रहता है। बट अब सिंस एक्सेप्शन यहाँ पे दिल्ली आ जाती है, जहाँ पे अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इन दैट केस वहाँ पे अगर स्टेट का एग्जिस्टेंस भी है, स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं, तो इन दैट केस सेंट्रल और स्टेट के बीच में, या आप कह सकते हो कि नॉर्मल जो स्टेट है उसके हिसाब से रेशो जो है वो डिवाइडेड रहता है। ठीक है, तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम का डिफरेंस क्या है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं पीएम ऊषा की बात कर रहे हैं स्कीम की, तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हम स्टेट के साथ कोलैबोरेशन में मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। सो इसी के अकॉर्डिंगली से लॉन्च किया गया था, जो कि अब 2023 में। ठीक है, तो जब मैंने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बोला, 2020 में इसको अब कवर कर लिया गया। रूसा जो है वो अब ऊषा बन गई, एंड इसको फॉर्मली वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर ऑफ 2023। जून 2023 में इसको वापस से लॉन्च किया गया। मेजर एम इसका यही है कि हायर क्वालिटी हो एजुकेशन की। अब उच्चतरीय शिक्षा की बात कर रहे हैं। उच्चतरीय शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्राइमरी एजुकेशन की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, सेकेंडरी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, उच्चतरीय विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो आफ्टर जो कह सकते हो 12th के जो जिसमें बात हो रही है, या यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, उनका यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, सरकार चाहती है कि उनका अब उत्थान किया जाए, उनको ऊपर उठाया जाए। एंड वो भी इसमें कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं, बेसिकली जो या तो गवर्नमेंट एडेड हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, उसके अंदर ये इंक्लूड की जाएंगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसका पार्ट यहाँ पर नहीं रहती है किसी भी तरीके से। अब मेजर यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो 5 यहाँ पे पिलर्स हैं, बीट कौन से पिलर्स, कि एक्सेसिबिलिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, अलाइनिंग विद द 5 पिलर्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको भी मद्देनजर रखते हुए, ये 5 पिलर्स को मद्देनजर रखते हुए उच्चतरीय शिक्षा को हम बेटर कैसे कर सकते हैं, राइट। तो अब ये 5 पिलर जो हैं इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। अफोर्डेबिलिटी की जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन हम देखते हैं कई बार बोलते हैं ना कि आप जो डिग्री करने जा रहे हैं उसके लिए पैसा नहीं है यहाँ पे किसी के पास, तो सरकार क्या कहती है, हम स्कॉलरशिप्स निकाल देते हैं, है ना। तो अब उसको और ज्यादा अफोर्डेबल कैसे बनाया जा सके, जो कि अब सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है। क्वालिटी जो है सबको अच्छी मिले, अच्छा हाई स्टैंडर्ड मिले, एट पार विद द अभी हम कहते हैं ग्लोबल लेवल कैसे है वो हो सके, इक्वली मिले सबको, है ना। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, बैकवर्ड कास्ट भी है हमारे पास, तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनको इसका जो है फ़ायदा नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है, या ऐसा इंस्टीट्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, उसके ऊपर सरकार काम करे। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे सेट की जा सके ताकि एक ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम हो, देन एक्सेस सभी को मिले ताकि सभी को इक्वली यहाँ पे ग्रो करने का मौका मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके। एंड एजुकेशन की जब हम बात
बात करते हैं तो वो हमारा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे राइट टू लाइफ का पार्ट है। राइट टू एजुकेशन भी हमारा एक तरह से एक फंडामेंटल राइट हो गया, जिसको सरकार जो है और अच्छे तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की बात कर रही है व्हेन इट कम्स टू हमारा उच्च स्तरीय शिक्षा। राइट, पहला फेज जो है इसका 2023 में लॉन्च कर दिया गया था, मैंने आपको बताया रूसा के नाम से, एंड सेकंड फेज इसका लॉन्च किया गया था 2018 में। फाइनली इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ मर्ज करके रूसा से ये हमारी उषा बन गई। देन रूसा 1.0 एंड 2.0 जो है इसका प्रोग्रेस जो रिजल्ट आया, आउटकम आया, उसके बेसिस पे उन्होंने देखा कि हाँ इस पे काम किया जा सकता है, आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनरोलमेंट रेशो है ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो अब प्लानिंग कमीशन जो है उसको रिप्लेस किया किसने? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग जो है उसका बेसिक काम यही है कि वो प्लानिंग कैसे करनी है, सरकार को काम कैसे करना है आने वाले टाइम में, अपने जो टेन्योर है उनका, ठीक है, कि क्या क्या पॉलिसीज़ के ऊपर वो क्या बेटर कर सकते हैं, क्या नया लॉन्च कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली नीति आयोग जो है टाइम एंड अगेन अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता रहता है, ठीक है। तो इसी एक तरह की रिपोर्ट जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी, बैक देयर इन 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तौर पे निकाली गई, एंड उसमें ये पाया गया कि हायर एजुकेशन रेशोज में ना, अगर आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एनरोलमेंट रेशो ज़्यादा हो, हायर एजुकेशन की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़े, तो देयर आर सर्टन गैप्स जिसकी फुलफिलमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और ये गैप्स को ही अगर आप रिकॉग्नाइज करके फुलफिल कर लेंगे ना, रिजल्ट और बेटर होगा, ठीक है। तो वो गैप्स क्या क्या थे, ठीक है। गैप था पहले तो स्किल को लेकर फैकल्टी की, ठीक है, या इवन की स्किल या इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे पहले बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गैप था यहाँ पे कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कई बार जो हमारे पास वहाँ पे टीचर्स फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं उनका स्किल लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ कि आप रैंक किस बेसिस पे कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को। फॉर एग्जाम्पल ए यूनिवर्सिटी है, बी यूनिवर्सिटीज़ है, बी यूनिवर्सिटी है, दोनों ही सरकारी हैं। आप उन दोनों के बीच में आप रैंक कैसे करेंगे कि कौन सी बेटर है कैसे नहीं, तो एक रैंकिंग सिस्टम को भी स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही जो काम है वो सारा पीएम उषा के द्वारा यहाँ पर किया गया। एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जा सके इन द फ्यूचर, तो अभी के जो हमारे माइंड्स हैं, है ना, उसको हम जो है डेवलप करना शुरू करते हैं। जो अब डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं लोग, उनको हम कैसे और बेटर कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे गौर फरमा के अब सरकार ने जो हमारे 2023 में पीएम उषा निकाली, उसके बेसिस पे ये सब कुछ चलता रहा। पहली चीज़ कि ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी मार्केट लिंक कोर्सेज के साथ यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक वाइबिलिटी गैप इन्होंने ये भी ढूंढा, ठीक है, कि अब जिसको हम पूरा कर सकते हैं कि आजकल मार्केट में चल क्या रहा है उससे रिलेटेड कि हमारे पास कोर्सेज हैं। अगर कोर्सेज हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको बेटर कैसे कर सकते हैं और ज़्यादा रीच कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने केस में बताती हूँ आपको। आई विल नॉट नेम माई यूनिवर्सिटी, बट एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ओनली, जहाँ पे मुझे BA-LLB करनी थी, ठीक है, बट उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स थी। बट उन्हीं यूनिवर्सिटी का एक रीजनल कैंपस था समवेयर अराउंड 200-300 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सिटी। वो रीजनल कैंपस में आपको वो कह रहे थे कि अगर आपको सरकारी यूनिवर्सिटी में ये सीट चाहिए तो आप BA-LLB ना करते हो या तो BBA-LLB ले लीजिए या BCom-LLB ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड हैं, तो विल नॉट बी एबल टू गिव यू एडमिशन। तो मेरे मार्क्स उसी हिसाब से थे, है ना। तो अब मुझे BA-LLB करनी थी, तो मैं क्यों करूं, है ना, BB-LLB या BCom-LLB, दैट इज माय एस्पिरेशन। सो अकॉर्डिंगली इसी तरीके से जो ये गैप है या जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ये तभी बढ़ पाएंगे ना कि इंस्टीट्यूशन जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से हो, मैक्सिमम जो लोगों को चाहिए वो वही कर पाएँ, उनको स्ट्रीम चेंज ना करनी पड़े। तो वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अब क्या चाहते हैं सरकार के काम करें, ठीक है। ये स्किल्स जो हैं, ये स्किल गैप्स जो हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जा सके, तो एम्प्लॉयबिलिटी आउटकम्स हो सकें, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि स्किल गैप्स क्या हैं, एंड इंट्रोड्यूस क्या करें एम्प्लॉयमेंट लेड वोकेशनल मॉड्यूल्स, कि अब आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लोगों को ऐसे लेके आएँ कि वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएँ, एंड फाइनली जो आपका गैप है उसको भी फुल कर लें। कॉन्ट्रैक्टरशिप बेसिकली उनको इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे, है ना। एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ा सके, ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो है वो और ज़्यादा एक्सेसिबल बना दीजिए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के लिए यहाँ पे सरकार तो ऑलरेडी काम कर ही रही है। तो ये डिजिटलाइजेशन जो है डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू भी प्रोवाइड की जा सके, है ना। जो डिजिटलाइजेशन है उसके थ्रू आप कह सकते हो कि आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं घर बैठ के, क्योंकि लड़कियों के केस में WNVC गांव में ऐसा होता है अभी भी कि बाहर नहीं पढ़ने भेजना चाहते, ठीक है, कि शहर जाके बिगड़ जाएगी, जो मर्जी है रीज़न, है ना। आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दैट। सो अब इसी डिस्टेंस लर्निंग को वहाँ तक एक्सेसिबल बनाना है, उसके लिए भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। दो था बट उसको बेटर कैसे कर सकते हो ताकि ईजिली सब जो है उसमें बिना डिफिकल्टी के एक सिंगल विंडो सिस्टम जो है अभी सरकार बना रही है, हर एक चीज़ के लिए एक सिंगल पोर्टल बन रहा है, यूनिफाइड पोर्टल बन रहा है, तो इसके ऊपर भी सरकार अब रिसेंटली यहाँ पे काम करने की बात करेगी, ठीक है। देन नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल को इस्टेब्लिश भी किया गया। इंस्टीट्यूट करे जो जितने भी एक्रेडिटेशन काउंसिल
इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अब मैंने बताया ना कि ए यूनिवर्सिटी बी यूनिवर्सिटी दोनों सरकारी हैं, कौन सी बेटर है। एक्रेडिटेशन जो है यानी कि उनकी क्वालिटी को, कि वहाँ पे काम कैसा हो रहा है, वहाँ पे पढ़ाई कैसे हो रही है, स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैसा है, कितने एनरोल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ये सब के बेसिस पे हमारा जो है एक्रेडिटेशन काउंसिल के बेसिस पे इनकी रैंकिंग करवाई गई। अब ये रैंकिंग के अंदर हमारे पास जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, बट उनके लिए नेशनल एक्रेडिटेशन जो है वो वैलिड इतनी ज़्यादा नहीं रहती, उनके लिए प्राइवेट का अलग से ही किया हुआ है। बट हम नेशनल एक्रेडिटेशन की जब बात करते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सरकारी यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ओनली, एंड एनकरेजेस क्वालिटी इनिशिएटिव्स जहाँ पे वर्चुअल लर्निंग आपको हो सके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से अपने यहाँ काम कर सके। क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे ना वी हैव सीन कि यू कैन नॉट जस्ट रीड एंड गिव एग्जाम्स, जैसे आप पेपर के टाइम पे करते हैं, जैसे प्राइमरी एजुकेशन के टाइम पे हम करते हैं, या 10th-12th लेवल तक करते हैं। ग्रेजुएशन में आके देयर इज सम एक्स्ट्रा वर्क, दैट इज फील्ड वर्क विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू टू बी डन, है ना, तो वो चीज़ तो करनी पड़ती है। तो उस चीज़ को आप कैसे और बेटर कर सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे सरकार ने क्या किया। तो NEP 2020 एंड रिकमेंडेशंस नीति आयोग की कोलैबोरेटिवली यहाँ पर उन्होंने बेटर इंपैक्ट दिया, स्ट्रक्चराइज फेस में चीज़ों को यहाँ पे कंडक्ट कराया गया, ठीक है। उसके बाद फंडिंग एंड इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, ठीक है, कि मुद्दा आपको पता लग गया है, उसको गैप्स को आप फुलफिल कैसे करेंगे आपको पता लग गया, बट पैसे की बात तो रहनी चाहिए ना, बजट कितना आप आउटले देंगे, किसको कैसे पैसा दिया जाएगा, क्या शेयरिंग होगी, क्या कॉस्ट बेसिस पे शेयरिंग होगी, वो सारी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, है ना। सबसे पहली चीज़ कि आउटले, जो बजट आउटले 2023-24 से लेकर 2025-26 तक, जो कि अब हमारा ऊषा 1.0 है, बट टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारा रूसा 3.0 वर्जन है, उसमें बजट आउटले तकरीबन 13,000 करोड़ का दे दिया गया, ठीक है। तो इसमें टोटल 33 स्टेट्स जो हैं, 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, आई नो कुछ लोग ऐसे आप कमेंट भी करके यहाँ पे बोलेंगे कि 33 स्टेट्स तो है ही नहीं, 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बोथ ऑफ देम इंक्लूडिंग, टोटल इंक्लूड करके 33 जो हमारे पास अभी अवेलेबल है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिन्होंने इनको साइन किया है वो इसका पार्ट बनेंगी, ठीक है। उनको यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आपस में सेंट्रल गवर्नमेंट की एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की अलॉन्ग विद दैट ऑफ यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर साइन करवा ली गई है कि यहाँ पे आप PM ऊषा के तहत जो है इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कर सकते हैं, एंड पैसा सरकार आपको देगी, स्टेट गवर्नमेंट भी इक्वली यहाँ पर हेल्प करने वाली है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में मीटिंग्स होती हैं, प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाया जाएगा, प्रोजेक्ट को अप्रूव कराने के बाद फाइनली क्या होगा, आपके यूनिट्स जो हैं वो एस्टैब्लिश होंगे, ठीक है। अब यूनिट्स में बेसिकली क्या आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को वैसे ही डेवलप किया जाएगा, अगर एग्जिस्टिंग है तो, अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो उसको वहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। अब वेरियस स्टेट्स के लिए इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप किए जाएंगे, जिसमें से 440 अभी तक अप्रूव कर दिए गए हैं। एंड फंड किसने किया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, जो कि नोडल एजेंसी है, जो कि हैंडल करेगी सेंट्रल लेवल पे इसको, एंड प्रिस्क्राइब्ड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। सो वो भी होगा। अब पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑल सब कॉम्पोनेंट्स जो है वो शेयर किए जाएंगे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कौन से रेशियोज में, 90-10 का रेशियो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, JNK एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के लिए, 60-40 के रेशियो में बाकी सारे स्टेट्स। तो दीज जो रेशियोज हैं ये अलग अलग वेरी करते हैं, बट एक जेन्युइन सा मैंने आपको बताया था कि 90-10 का रेशियो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए होता है, अदरवाइज बाकी स्टेट्स के लिए 50-50 होता है। तो इन इस केस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 60% हम कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, 40% जो है बाकी स्टेट्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। एंड विद यूटीज विद लेजिस्लेचर का भी 60-40 रहेगा, एंड यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर 100% सेंट्रली फंडेड यहाँ पे रहेंगी स्कीम के थ्रू, ठीक है। मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और रिसर्च जो है वो ग्रांट करेगा ये 2% ऑफ द फंड अप्रूव्ड, ठीक है। कि ऐसे नहीं है कि 440 यूनिट्स को आज ही अप्रूवल मिल गया तो सारा का सारा फंड वहां निकाल दो, ऐसा नहीं होगा। प्रोग्रेस के बेसिस पे अगर आप सरकारी कामों में यहाँ पे देखेंगे तो कोई रोड भी बन रही होती है, उसका ठेका भी अगर किसी ठेकेदार को मिलता है ना, तो उसको भी पार्ट्स में पेमेंट होती है। तो इसी तरीके से पार्ट्स में ये पेमेंट होगी, और ये पेमेंट मैनेज कौन करेगा, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड रिसर्च ग्रांट्स, ठीक है, वो ये ग्रांट करेगा सब कुछ। आउट ऑफ विच 1% जो है वो रिलीज करेगी स्टेट एंड यूटीज, 2% जो है स्टेट एंड यूटीज 1% देंगी, 1% सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर देगी। अब ये एक्टिविटीज जो है रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम बाय द यूटीज एंड सेंटर, ताकि वो जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, मॉनिटरिंग पोर्टल को ले डाउन कर सके, सिंगल यूनिफाइड सिस्टम की मैंने यहाँ पे आपको बात की थी, सिंगल विंडो सिस्टम की मैंने बात की थी, ताकि वो इस्टेब्लिश किया जा सके, उसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है। एंड ये सिंगल यूनिफाइड पोर्टल के लिए हर एक स्टेट कोई भी, या सिंगल यूनिफाइड सिस्टम क्या, इनफैक्ट इस पूरी जो कार्य प्रणाली है जिसको ले डाउन किया गया है, अभी तक सिर्फ 33 स्टेट्स एंड यूटीज के साथ MOU साइन हुआ है, बट अगर आप चाहें तो सरकार ने यही कहा है सारी स्टेट्स और यूटीज इसके लिए एलिजिबल है। अगर आप जो है एनरोल नहीं हुए हैं, आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं भी हुआ है सरकार के साथ, तो भी आप ये सिंगल यूनिफाइड पोर्टल का पार्ट यहाँ पर बन सकते हैं। एंड ये मैनेजिंग पोर्टल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इजिली चेक भी रख पाएगी कि कितना काम हुआ है, क्या काम हुआ है, जो हमारा एनरोलमेंट रेशियो है वो क्या, एक तरह से स्ट्रिक्टर चेक यहाँ पर रखने के लिए। सेंट्रल लेवल पे स्ट्रक्चर
अगर आप देखेंगे तो नेशनल मिशन अथॉरिटी जो है वो चेयर कौन करेगा, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे, है ना, जो वहाँ पे अब एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे। अब प्रोजेक्ट की अप्रूवल के लिए चेयर कौन करेगा, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल प्रोजेक्ट जो डायरेक्टरेट है वो भी देखेगा, इसका ओवरव्यू लेगा, एंड टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप वहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, कोई भी दिक्कत आती है तो वो वहाँ पे देखेंगे। देन स्टेट लेवल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 3 बॉडीज इसमें इंक्लूड होंगी, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, देन स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट एंड टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप यहाँ पे भी रहेगा। देन इंस्टीट्यूशनल लेवल के बेसिस पे भी, क्योंकि अब इंस्टीट्यूशन में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी तो होते ही है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे काम चल रहा है, तो काम मॉनिटर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, पैसा देगा, ठीक है, स्टेट्स के थ्रू उसको करवाया जाएगा। सो इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है यहाँ पर इसका पार्ट रहेंगे, एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट इसका पार्ट रहेगी जो कि मॉनिटर करती रहेगी। देन ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या है, बेसिक्स आइडिया है यहाँ पे, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो बेटर करनी है। कैसे कि उनकी कंफॉर्मिटी टू प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स रहे, ठीक है, कि एक बार जो सेट कर दिया गया है उसी पे सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट एडेड हो या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हो, वो सेम लेवल पे सेम बार पे पढ़ाएं ताकि इक्वली एक्सेस रहे। 5 पिलर्स को ध्यान रखना है हमने यहाँ पे, है ना। अडॉप्शन एंड एक्रेडिशन एज अ क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क यहाँ पर रहना चाहिए। जैसे क्वालिटी चेक वाला मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहीं पर शायद बोला होगा कि क्वालिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है, कि एक बार सेट करते हैं ना आप कि क्वालिटी चेक पास होगा। अब फॉर एग्जाम्पल वीट प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं कि उसमें 100% अगर रहेगा मॉइस्चर तभी हम अलाउ करेंगे। अगर इस बार को 17% को फॉर एग्जांपल अगर वो से ज़्यादा उसमें मॉइस्चर पाया गया तो वीट प्रोक्योर नहीं होगी, ठीक है। सो इसी तरीके से बार क्वालिटी चेक का आपने रख दिया है, तो वो एजुकेशन में भी अब यहाँ पे लागू किया जाए। एंड ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स हो हायर एजुकेशन सिस्टम में, कैसे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर बनाना है जिनकी प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग बहुत आसान हो, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। देन अब हमारे पास NEP का जो फंडिंग सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सके टू द हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, NEP के तहत उनको भी यहाँ पर फायदा मिले। देन गवर्नेंस, एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन उनको भी बेटर यहाँ पर अप्रोच मिले, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान या हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब हम देखते हैं, इनिशियली प्राइमरी स्कूल्स की तरफ थी, प्राइमरी स्कूल से धीरे धीरे अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली अब ऐसा ना हो कि 10वीं या 12वीं के बाद उसको ड्रॉप करना पड़े, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स के पास यहाँ पे सपोर्ट नहीं है या एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है। तो इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए सरकार चाहती है कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आप कर लीजिए, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल इज द बेसिक बार, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा कि इससे ग्रेजुएशन लेवल से यू कैन गिव इंपॉर्टेंट स्टेट्स के एग्जाम्स, गवर्नमेंट के एग्जाम्स, एनरोल फॉर अदर कोर्सेज जहाँ पे आपका मन चाहता है, क्योंकि इस टाइम तक आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस ले पाएं, है ना, कि कुछ करना चाहते हैं तो किसी सरकारी नौकरी में छोटी मोटी में भी आप लग सकते हैं, है ना। एंड फॉर एग्जाम्पल आप UPSC का पेपर भी दे सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन कर लें, है ना, तो घर का जो है हो सकता है उद्धार हो जाए। तो ग्रेजुएशन तक एटलीस्ट आप करें, आत्मनिर्भर भारत का हमारा पार्ट बने कि सरकार आपके लिए इतना कर रही है कि यू हैव टू पे देम बैक, है ना। एंड पे देम बैक हाउ, बाय बीइंग सक्सेसफुल एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑल्सो, है ना, कि आप उनका सिस्टम का पार्ट भी बन रहे हैं, आप उनसे पैसा भी ले रहे हैं, बट घर का उद्धार आपका भी हो रहा है ना, कि एक हाथ से दे एक हाथ से ले। सरकार यही काम करना चाहती है। एंड एक ऐसा एटमॉस्फेयर बने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ताकि वो रिसर्च एंड इनोवेशन कर सके, भाई आपका दिमाग खुले। जैसे मैंने मेच्योरिटी लेवल की बात की कि वो मेच्योरिटी लेवल से जैसे सरकार आपसे बात कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है, सो इट बिकम्स योर ड्यूटी कि आप अपने इस करियर को भी सक्सेसफुल करें एंड इसके अलावा सरकार को भी वो इनोवेटिव आइडियाज़, वो थॉट्स वो शेयर कर सके। क्योंकि कई बार जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हो सकता है उनके बहुत सारे लाखों ख्वाब थे, जिनमें से एक आधा ख्वाब ऐसा है जो सरकार की भी हेल्प कर देता है ना। तो आप नई नई चीज़ों को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो सरकार चाहती है कि हर एक को वहाँ वो चीज़ मिले। देन करेक्ट रीजनल इम्बैलेंसेस, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा गया है, बीट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। तो अगर आप देखेंगे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे क्या कि रीजनल इम्बैलेंसेस के तौर पे अब दिल्ली में जो आपको एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है, दैट इज फॉर श्योर कि दिल्ली मेट्रो सिटी है। बट अगर आप चंडीगढ़ को भी देख लेते हैं, दिल्ली को कंपेयर करेंगे चंडीगढ़ के साथ बहुत डिफरेंस है ना। है तो दोनों अच्छी सिटीज़ ही अब, बट जो एजुकेशन लेवल, जो एक्सेसिबिलिटी, वो अब रीजनल इम्बैलेंसेस की वजह से आती है। क्यों? क्योंकि हब बन गया है। UPSC की भी बात कर लेते हैं, चलो इंटरनेट के ज़माने में नहीं था तो हर एक इंसान जो है UPSC करने के लिए दिल्ली भागता था, ठीक है। सो दिल्ली के लिए भी अब क्या है, वो गढ़ बन गया, एक दिन फट जाएगा, है ना। बबल जो है वो किसी तरीके तो बर्स्ट होगा। सो इसी बबल को अब सरकार चाहती है कि वो पहले ही क्रिएट ना हो, रीजनल इम्बैलेंसेस यहाँ पर ना हो, सभी को इक्वली जो है घर के पास बैठे हुए या घर के आसपास एटलीस्ट ज़्यादा इतनी दूर ट्रैवल ना करना पड़े, ठीक है, उससे और खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को सरकार ध्यान रख रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है, ऑनलाइन डिजिटल मोड को यहाँ पे जो है वो और ज़्यादा सरकार यहाँ पे बढ़ावा दे रही है। एंड
कौन सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनकी मैंने बात की थी यहाँ पे, SC STs OBCs EWS जो भी अब अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए भी सरकार काम करना चाहती है। मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ वो जुड़ें, वहाँ पे पढ़ाई करें, लोगों के साथ मिलें, नए आइडियाज़ शेयर करें, एंड बहुत सारी वंडरफुल थिंग्स कैन बी डन इन द फ्यूचर, राइट। देन आइडेंटिफाई एंड फिल अप द एग्जिस्टिंग गैप्स, जिसके ऊपर नीति आयोग ने रिपोर्ट भी दी। देन स्किलिंग एंड वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं हमारे पास, वो भी करते रहें, अपस्किलिंग करते रहें, रीस्किलिंग करते रहें, है ना, तो और ज़्यादा बेटर करते रहेंगे आप। एंड एक्रेडिशन स्टेटस जो है वो इंस्टीट्यूशंस का उसी के बेसिस पे रहेगा, एंड ऑफ नॉन एक्रेडिशन स्टूडेंट्स जो है उनके बेसिस पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिफरेंस रहता है। इंस्टीट्यूशन जो है एक्रेडिटेड है या जो नॉन एक्रेडिटेड है उनके बेसिस पे यहाँ पे जो है उनका अलग से एक तरह से बोलबाला रहेगा, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल कि जो दिल्ली में अब सरकारी स्कूल्स हैं, है ना, उनकी पहले इतनी हालत अच्छी नहीं थी, ठीक है, अब उनमें गवर्नमेंट की हेल्प की वजह से, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की वजह से, आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने काम भी किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, व्हाटएवर मे बी द रीजन, सरकारी स्कूल का जो है वो सुधार हुआ है। सरकारी स्कूल का सुधार होने के बाद क्या हुआ है, एनरोलमेंट रेशो बढ़ा है, सरकार को भी उससे पैसा आया, बट आपका फायदा हो रहा है ना, फीस भी कम है, बट लोगों की एनरोलमेंट रेशो यहाँ पे बढ़ रही है। काफ़ी सारे ऐसे लोग जो नहीं पढ़ पाते थे कि दिल्ली में इतना ज़्यादा जो है रेट है प्राइवेट स्कूल्स का, है ना, फीस का भी, तो अब किसने वो फुलफिल किया, ये गैप को फुलफिल कर पाया सरकारी स्कूल, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होगा, तो अब ये एक्रेडिशन लेवल सेट किए गए। बेटर हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिले रिमोट एरियाज़ के अंदर भी, जहाँ पे अब डिग्री कॉलेजेस एग्जिस्ट नहीं करते, जिसमें मेजरली यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, है ना, क्योंकि उनका अब आप देखेंगे कि जोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है कि एक्सेसिबिलिटी नॉर्मल इंसान को भी नहीं होती, 12-15 किलोमीटर्स तक खुद जाना पड़ता है पैदल, है ना, ताकि कि काम कर सके, पानी का आप कह सकते हो मटका भर के लाया जा सके। तो ऐसी जगह पे इंस्टीट्यूशंस को भी सरकार चाहती है कि धीरे धीरे सेट करे, है ना, कुछ उसके लिए काम हो, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बनती है वहाँ पे भी इसे इस्टेब्लिश किया जा सके, ताकि आसपास की जो जनता है उसे भाग के दूर ना जाना पड़े घर से। देन स्टेट्स एंड यूटीज़ में, जिसमें बेसिकली नागालैंड एंड 2 मणिपुर एंड 2 इन मेघालय जो हैं वो एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अप्रूव कर दिया गया है आउट ऑफ द टोटल 400 समथिंग यूनिट्स विच वी डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। अब हमारे पास हमारा जो एनरोलमेंट रेशो है, गर्ल एनरोलमेंट रेशो की यहाँ पे बात हो रही है, उसको फोकस करना है उसके ऊपर, कि जनरली बोलते हैं कि 10 तक पढ़िए, इसके बाद हम नहीं पढ़ा सकते, है ना, तो ऐसा वाला चीज़ कि गर्ल एनरोलमेंट रेशो जो है इसको कैसे बेटर करें, या ऐसी स्टेट्स यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलती है हमें जनरली, है ना, तो उनको कैसे टैकल करना है, या उन लोगों को भी यहाँ पे पढ़ाई का अपॉर्चुनिटी मिले। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जो काम करना चाहती हैं इसके ऊपर, एंड डिस्ट्रिक्ट्स विद हायर SC एंड ST पॉपुलेशन, उसके ऊपर भी सरकार का यहाँ पे फोकस है। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे काम करेंगे, एंड स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू स्टेम स्कीम अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि क्या है, ठीक है। बेसिकली इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू गर्ल चाइल्ड भी नहीं, बेसिकली विमेन एजुकेशन, राइट। तो उनका कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज फील्ड ऑफ एजुकेशन के अलावा भी यहाँ पर अब जाते हैं सरकार, जिसमें स्टेम भी इंक्लूड हो गई अब, ठीक है। स्टेम स्कीम जो है गवर्नमेंट की वो भी इसमें इंक्लूड कर दी गई है। स्कोप एंड कवरेज में है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, जो मैं बता चुकी हूँ। एजुकेशनली अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एरियाज, रूरल रीजन्स के लिए बेसिकली ये काम करेगा। एंड मैक्सिमम अगर हम फोकस डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसको आइडेंटिफाई करने का मेजर आइडिया यही है कि कंसर्न स्टेट और यूटीज जो है ना वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स या मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वो देखेंगी कि किसमें सबसे ज़्यादा जो है, या मतलब कहने का मतलब यही है कि आपकी जितनी भी स्टेट्स, आपके जो स्टेट है उसके अंदर कितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स फॉल करती हैं, या तो उनमें से 5 डिस्ट्रिक्ट्स या मैक्सिमम 50% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जितनी भी हैं, विच एवर इज़ हायर, उनकी आप लिस्ट बना के देंगे। एंड किनकी लिस्ट बना के देंगे वो मैं अब आपको बता रही हूँ। विच एवर इज़ हायर, क्राइटेरिया यही है कि जहाँ पे लो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, देन जेंडर पैरिटी है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, एनरोलमेंट प्रोपोर्शन है फीमेल्स के लिए, लो एनरोलमेंट प्रोपोर्शन है फॉर फीमेल्स, ट्रांसजेंडर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, या एस्पिरेशनल या बॉर्डर एरिया या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये 50% या 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इन बेसिस पे, इन क्राइटेरियाज पे डिसाइड होंगे। एंड रिकमेंडेशन जो है वो स्टेट और यूटी की या स्टेट हाई कमीशन काउंसिल, स्टेट हाई एजुकेशन काउंसिल जो है इस्टेब्लिश करेगी। फाइनल डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा इसके अंदर। तो बेसिक्स का स्कोप्स है एंड कवरेज है इसका। कॉम्पोनेंट्स एंड एक्टिविटीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे, फिलोसफी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की होगी, डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो स्ट्रैटेजाइज कर पाएंगे, एक्सेस एंड इक्विटी के लिए ग्रास रूट लेवल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ही नहीं, उनको पैरामीटर्स एंड
अनसर्विस्ड एरियाज में यहाँ पे हेल्प मिलेगी, वहाँ पे एजुकेशन वहाँ पे पहुँचेगी। ठीक है, पीएम ऊषा का एक फिक्स्ड अमाउंट है, इसका अपर लिमिट जो है सरकार टाइम टू टाइम यहाँ पर रिवाइज करती है। ठीक है, तो इस बार जो अभी वो लॉन्च एज सच मुझे नहीं मिला है अमाउंट, वो क्या है, अगर होगा तो मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अटैच कर दूंगी, अगर आपको पता है प्लीज रिप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एंड स्टेट्स जो है वो डेवलप करेंगे अपने प्रपोजल्स इसी के तौर पे कि किस हिसाब से यूनिट्स को एस्टैब्लिश करना है। वेल डिफाइंड नॉर्म्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे जिस पे काम चलेगा, जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एकेडमिक्स किस पे चलेगा, वो सारा का सारा एसओपी यहाँ पे डिजाइंड होगा विद फ्यूचर ग्रांट्स एंड आउटकम बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड जितने भी हैं कि टारगेट सेट कर दिए गए हैं कि इतना बच्चा लेकर आओगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे फंडिंग रिलीज होगी। ठीक है, तो एक तरह से बेसिकली यहाँ पे कि देखा जाए, क्योंकि अब कुछ ऐसे सेंसिटिव जोन्स हैं वहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दो, आप 1000 करोड़ लगा देते हो फॉर एग्जांपल, है ना, सरकार भी लगाती है, तो वहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन चले ना तो वो तो खंडर ही बन जाएगा ना। सो इसी बेसिस पे नहीं होगा, टारगेट सेट किए जाएंगे कि इतना होगा, उसी के हिसाब से आगे हम जो है बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, वील मूव टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पीएम ऊषा जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग मोमेंटम है, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी सेट करता है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, एंड इम्प्रेस अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्रूविंग एजुकेशन क्वालिटी इन इंडिया ओवरऑल। उच्चतर शिक्षा को यहाँ पे बेटर कैसे किया जा सकता है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन मीरू। ठीक है, grants to strengthen colleges, new model degree colleges, then grants to strengthen universities, equity initiatives and gender inclusion, management monitoring and evaluation and research grants। पीएम ऊषा के ये पिलर्स हैं, तो ये ध्यान में रखना है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना या पीआईबी पे ये आज या कल में पोस्ट डला है, इसके ऊपर आप जाके यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इट इज़ द सेम थिंग। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। ठीक है, कंक्लूजन में यही है, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडिया के एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने का, मेक इन इंडिया का जो है आइडिया है, आत्मनिर्भर भारत का इंडिया जो है, जो सपना है सरकार का, उसको फुलफिल करने के लिए, एंड कंट्रीब्यूट करेगा ये विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। सो अब एजुकेशन की बात हो ही रही है, एंड इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव अ बैच फॉर यू विच इज द जीएस फाउंडेशन बैच, जिसको हम शेखर टू शिखर नाम दे चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है फैकल्टीज के थ्रू यहाँ पे शिखर तक, समिट तक, माउंट तक, यहाँ पे माउंट के टॉप तक पहुंचेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, लाइव लेक्चर्स के बाद आप देखेंगे जो कंटेंट है वो फैकल्टी ने खुद से बनाया है, जो आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी अब टाइमली मॉनिटर भी किए जाएंगे फैकल्टी द्वारा ही, एंड आपके जैसे कान खिंचाई करके पढ़ाई होती थी ना, वैसे अब यूपीएससी में खिंचाई होने वाली है। ठीक है, टीचर आपको फेस टू फेस वीकली मोस्ट प्रोबेबली फैकल्टीज के साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज के थ्रू भी, एंड जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसी के बेसिस पे आपसे जो है पूछा जाएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा। फैकल्टी यानी कि आपका गुरु आपका बिल्कुल साथ देगा, यहाँ पे आपको साथ में खड़े होकर बिल्कुल कान पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के आपको आगे तक लेके जाने की बात करेंगे, ताकि एक बेटर परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छा रैंक आप लेकर आ सके। एंड सभी कोर्सेज का B.Ed आपके मेन्स आंसर राइटिंग है, यानी कि प्री के साथ साथ मेन्स की कवरेज की हम बात करें, एसए का कॉन्टेंट, वीडियोज एंड इवैल्यूएशन इसके अंदर इंक्लूड होगा, मेन्स की आंसर राइटिंग, जनरल स्टडीज की एंड इवैल्यूएशन की इसमें इंक्लूड रहेगी, एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पर्टिकुलर गुरु के साथ यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, जो कि आपकी फैकल्टी भी होंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, राइट। तो आपको वो पूछेंगे आपके टेस्ट में मार्क्स आए हैं तो इतने कम क्यों आए हैं, एंड व्हाट ऑल कैन यू डू टू बेटर योरसेल्फ, स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया जाएगा। सो देरी किस बात की है, आप कर सकते हैं अभी एनरोल, एंड फाइनली ये प्राइस है आपके पास, आपके सामने। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं cp.class@gmail.com पे, या आप हमें फोन भी कर सकते हैं डायरेक्टली at 1800 890 3043। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।